मुझे खबर अभी भी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है, G7 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण पीएम मोदी को मिला है। यह पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अभी किया गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री का फोन आया और मैंने उनको जीत की शुभकामनाएं दी और जो इनवाइट उन्होंने मुझे G7 समिट में शामिल होने के लिए दिया उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद दिया। ये साहब, ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन कांग्रेस पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पूरी कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की जल्दबाजी के चक्कर में भारत पर सवाल उठा रही थी कि भारत को न्योता नहीं मिला, मोदी को न्योता नहीं मिला, तंज कसा जा रहा था कि विश्व गुरु वहां पर नहीं होगा। वो सारी चीजें, ये जल्दबाजी संभवतः दिखाई थी क्योंकि ये पीएम मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा है कि ग्लैड टू रिसीव अ कॉल। मतलब मुझे अच्छा लगा जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री ने फोन किया मोदी को, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जीत की बधाई दी और G7 समिट में शामिल होने का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने को लेकर कहा है कि हां, वो शामिल होंगे। कनाडा में 15 से 17 जून तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। लेकिन सबसे पहले बात मोदी के मिशन तिरंगा की। माता वैष्णो देवी दे चरणे मत्था टेकना। जय माता दी। हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया। ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट। अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए, वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी। रिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विकास को पटरी पर लाने वाली तस्वीरों पर नजर रखिएगा। आतंक का ट्रैक उड़ा देने वाली तस्वीर, पराक्रम की 56 इंची तस्वीर है ये। पराक्रम की 56 इंची तस्वीर, विकसित भारत की सबसे ऊंची तस्वीर, इंजीनियरिंग के चमत्कार की तस्वीर, बुलंद हौसलों की बुलंद तस्वीर और सबसे जरूरी आतंक के धारा 370 के अंधेरे को चीरते विकास की तस्वीर, अतुलनीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय चिनाब ब्रिज की तस्वीर। साहब, ये तस्वीर जो है ना, ये चीन और अमेरिका जैसे देशों का घमंड तोड़ने वाले, दुनिया के, सुनिएगा एक एक शब्द को, पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे भारत के चिनाब ब्रिज की है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और जिस अंदाज में किया वो आप देख भी रहे थे। मतलब दुनिया के लिए जन्नत का द्वार खोल दिया साहब। ये पल तब और खास बन गया। दिखाइए वो तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए। ये पल तब और खास बन गया जब इस उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से तिरंगा लहराते हुए इस तरह से नजर आई। देखिए, मतलब ये आज की सबसे शानदार, सबसे जानदार, सबसे अद्भुत, ये हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली तस्वीर है। मैं कह रहा हूं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा पुल, सबसे ऊंचा हमारा तिरंगा। ये दुनिया को तिरंगे की ताकत का इतनी ऊंचाई से एहसास कराने वाली तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मतलब आप खुद सोचिए, मैं एक सवाल पूछता हूं भाई, मैंने बड़ी रिसर्च की आज, आप मुझे बताइएगा, क्या आपको कश्मीर में किसी और प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर याद है?
कितने प्रधानमंत्री हमने देखे साहब, नेहरू से लेकर आप नाम, कोई प्रधानमंत्री इस तरह से कश्मीर में झंडा तिरंगा लेकर यूं लहराता हुआ, मतलब किसी और प्रधानमंत्री को 70-75 सालों में, नेहरू से मनमोहन सिंह तक, कश्मीर में इस तरह से तिरंगा लहराते हुए आपने देखा है क्या? मतलब ये वो कश्मीर है साहब जहां कुछ वक्त पहले भारत के बड़े बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री बुलेट प्रूफ, अच्छा भाषण भी जब होते थे ना कश्मीर में तो बुलेट प्रूफ शीशे लग जाते थे, बुलेट प्रूफ कार से निकलते नहीं थे। और ये देखिए आप 56 इंची पराक्रम, भाषण होता था ना तो बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे से दिए जाते थे। लोग कहते, अभी भी कुछ लोग पूछेंगे क्या हुआ 370 हटाने से, क्या हुआ? ये 11 साल, मैं कह रहा हूं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल की सबसे अद्भुत, सबसे अकल्पनीय, सबसे अतुलनीय, सबसे शानदार, सबसे जानदार तस्वीरें ये आज की। ये पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली तस्वीर है। उस कश्मीर में मोदी ने पैदल चलते हुए तिरंगा लहराया, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में, सबसे ऊंचे पुल पर। यह तस्वीर भारत की मजबूती का प्रतीक इसलिए भी है क्योंकि अब साहब ये दो तस्वीरें देखिए आप, ये दो तस्वीरें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस चेनाब ब्रिज पर तिरंगा फहराया वहां से एलओसी सिर्फ 64 किलोमीटर दूर है, 64 किलोमीटर। यानी कि मैसेज मुनीर को भी था, याद है ना 6 मई, मुनीर भूला तो नहीं? ये मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया कि कश्मीर में अब अलग निशान, अलग प्रधान, अलग संविधान वाली सोच को 6 साल पीछे छोड़ दिया है। ये मोदी का ही दम था साहब, जिसकी वजह से ना कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति हुई। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जब बात देश की होगी तो ये कहना पड़ेगा साहब, ये मोदी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है जो आज हम तस्वीर देख रहे हैं कश्मीर में। 370 की समाप्ति हुई, ये मोदी का ही दम है कि जब दूसरी पार्टी के नेता भी बर्फ के गोलों से कश्मीर में खेल पाते हैं, लाल चौक पर आइसक्रीम खा पाते हैं, ये मोदी का ही दम है जिसकी वजह से आज कश्मीर में शान से तिरंगा लहराया जा रहा है साहब। लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर तिरंगा लहराने के लिए मोदी ने ना, ये दो तस्वीरें आप देखिएगा, इधर भी नजर रखिएगा और इधर भी जरूर, ये बहुत जरूरी तस्वीर है साहब। ये जो तस्वीर आपके सामने चल रही है, यहां सबसे ऊंचे ब्रिज पर सबसे ऊंचे रूप से तिरंगा फहराने के लिए ना मोदी ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। वही संकल्प, वही जिद, वही जज्बा, वही संकल्प, वही जिद और वही जज्बा जो 1992 में दिखा, जो आज 2025 में दिख रहा है। 1992 जब आतंकवादियों की धमकी के बाद भी नरेंद्र मोदी लाल चौक पर, ये देखिए तब भी तिरंगा, वही संकल्प, वही जिद, वही जज्बा। 1992 में आतंकवादियों की धमकियों के बीच, आतंकियों के मतलब वहां पर वार्निंग देने के बावजूद मोदी लाल चौक पर पहुंचे तिरंगा फहराने के लिए। ये मोदी का मिशन तिरंगा आज लाल चौक से चिनाब तक पहुंच गया है। ये 1992 का, जिन लोगों को नहीं मैं बताऊं, ये वो दौर था जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। एक साल पहले ही आतंकियों, कट्टरपंथियों ने कश्मीर से लाखों हिंदुओं को निकाला था। ये वो दौर था। उस वक्त मोदी ने 26 जनवरी 1992 को कश्मीर में तिरंगा फहराया, जबकि आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाला जिंदा बचकर नहीं जाएगा। तब मोदी ने आतंकवादियों की चुनौती कबूल की और लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। मोदी ने कहा था देख लेंगे, और दिखा दिया था। मोदी तो वैसे दिखाई देते हैं, आतंकवादियों ने भी धमकी दी थी। लेकिन 1992 के 32 साल बाद आज चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराया। देखिए मोदी के इस तिरंगा लहराने को हम आगे इसको डिकोड करेंगे। ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए एक साथ कई मैसेज हैं। अच्छा, पहला मैसेज सबसे बड़ा क्या है आप सोचिए। सबसे पहला मैसेज, क्लियर कट मैसेज, कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती। भूल जाइए, हाँ पीओके आएगा इधर, लेकिन ये भूल जाइए साहब, दुनिया की कोई ताकत भारत से कश्मीर को अलग नहीं कर सकती। नंबर 2, भारत की सीमाओं और संप्रभुता, सोवरेंटी, सीमाओं को, संप्रभुता को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये नया भारत है अब। तीसरा मैसेज, आज मोदी का मैसेज, कश्मीर में भारत के हिम्मत का सीना 56 इंच का है और भारत कश्मीर में सीना तान कर खड़ा है। तीसरा मैसेज, देखिए मोदी ने जिस ब्रिज से तिरंगा लहराया, उस ब्रिज का यह मैसेज यह है कि कश्मीर की कनेक्टिविटी अब सीधे देश से जुड़ गई है। मैं इसको और थोड़ा सा समझिए, फिर मैं दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर को देश से कनेक्ट किया। आज फिर ये दो तस्वीरें,
आज याद करने का दिन है साहब, बहुत बड़ा दिन है आज। 2019 में 5 अगस्त 370 को हटाकर कश्मीर को देश से कनेक्ट किया, और दूसरी तस्वीर 2025 में चिनाब ब्रिज के जरिए देश रेल मार्ग से कश्मीर से कनेक्ट हो गया। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। यह पुल चिनाब नदी के ऊपर बना है और इस ब्रिज के जरिए जम्मू कश्मीर डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, डायरेक्ट कनेक्ट। देखिए ये रेल ब्रिज कितना ऊंचा है इसका अंदाजा ना, फिर से चलिए मैं आपको, ये कुछ ग्राफिक्स हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। दुनिया में ऊंचाई का उदाहरण माने जाने वाले आईफिल टावर की ऊंचाई कितनी है? 324 मीटर। इस पुल की ऊंचाई कितनी है? आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा। चिनाब नदी के तल यानी कि रिवर बेड से इस चिनाब पुल की ऊंचाई 359 मीटर है, 359 मीटर्स। देखिए आप, 359 मीटर्स है। दुनिया में इतना ऊंचा पुल, दुनिया में इतना, इसे क्यों इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा रहा है? इतना ऊंचा पुल दुनिया में कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा पुल नहीं है साहब। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब आईफिल टावर नहीं, चिनाब ब्रिज नया पर्यटन स्थल है। दुनिया आएगी साहब देखने, कश्मीर दुनिया आएगी चिनाब ब्रिज देखने। कौन आईफिल टावर जाएगा? अब आएगी दुनिया, यहां पर आएगी। सबसे ऊंचा तिरंगा प्यारा हमारा। यह सिर्फ एक रेलवे पुल नहीं है, बल्कि कश्मीर का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 महीना पूरा होने पर, आज क्या तारीख है? 6 आज, 6 तारीख है आज साहब, 6। हमने कब मारा था पाकिस्तान को, याद करिए। आज 6 जून, हमने 6 मई को मारा था। अच्छा, मोदी भी देखे तारीखों को भी, कब कौन सा कहां क्या होना है। आज का ही दिन चुना, आज ही तो 1 महीना पूरा हुआ है। आज 6 तारीख है साहब, आज 6 जून, हमने 6 मई को मारा था। 6 मई की रात को ही तो मारा था सबसे पहले। 1 महीना पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 मई को ही ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत आतंकी अड्डे खंडर बना दिए गए। मोदी ने कहा कि पड़ोसी कभी भी ऑपरेशन सिंदूर सोचेगा तो अपनी शिकस्त उसे याद आएगी। मतलब दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर मोदी ने ऐसा क्या कहा कि फिर से पाकिस्तान को 6 मई की वो रात याद आ गई। सुनिए। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आज ना उस हर कश्मीरी भाई का सपना हकीकत में तब्दील हुआ मोदी की वजह से। हर कश्मीरी भाई का सपना वो हकीकत में तब्दील हुआ, जिस सपने को देखते देखते पीढ़ियां गुजर गईं। आजादी के 77 साल 9 महीने 22 दिन बाद, 77 साल 9 महीने 22 दिन के बाद कश्मीर के लोगों को वो मिला मोदी राज में, जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे, सदियों से। कश्मीर के लिए चिनाब ब्रिज का महत्व क्या है, ये आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बातें सुनकर समझ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कुछ जिक्र भी किया, कुछ यादें की उन्होंने। मैं आपको बताऊंगा, आज चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर उमर अब्दुल्ला भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि साहब, जो काम अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो काम मोदी ने करके दिखा दिया। ये नहीं, उन्होंने आगे जो कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर को रेल लाइन से जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो भी अपने ख्वाब को इस पूरा नहीं कर पाए जो मोदी ने कर दिया। आगे उन्होंने क्या कहा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के समय ये सब आइडिया आया था, उस वक्त नींव थी। तो उन्होंने कहा कि मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उमर अब्दुल्ला ने कहा जब वाजपेयी जी के समय ये सब था, हो रहा था, नींव रखी जा रही थी, तब मैं 7th और 8th स्टैंडर्ड में था, उमर अब्दुल्ला ने कहा। फिर आज जब मोदी के रहते ये चिनाब, ये जो पुल है वो आखिरकार जब कंप्लीट हो रहा है, जब ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है, तब मैं 7th 8th क्लास में था, आज मैं 55 साल का हूं। उमर अब्दुल्ला ने कहा आज मैं 55 साल का हो गया हूं। कश्मीर का यह सपना भी मोदी के रहते ही, कश्मीरियों का सपना मोदी ने पूरा किया। सुनिए उमर अब्दुल्ला को। कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था। जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ
और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संग बुनियाद रखा गया और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा। साहब तुलना वैसे करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अलग ही खेल चल रहा है साहब। कांग्रेस ने हद कर दी। मतलब एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर विकास की कितनी ऊंचाइयां छू रहा है, सबसे ऊंचा पुल विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। दूसरी ओर आरोप लग रहे हैं साहब कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की राजनीति रसातल के नए रिकॉर्ड बनाए जा रही है। सुनिए। डेलीगेशंस की मुलाकात न राष्ट्राध्यक्षों से करा पाया, न प्रभावी ओपिनियन मेकर्स से करा पाया। वो लोग वहां पर गए, वहां पर वो हमारी ही एम्बेसी में भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं। Meeting with Vice President Vance was outstanding, very, very good, very clear. I think we made our position amply clear on this question of mediation, and Vice President Vance fully understood our points. इनको नक्सली शहीद भी लगते हैं। ये वो पार्टी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट बोला है, सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा बोला है, सांसदों की तुलना आतंकियों से की है। एक दूसरे का सहयोग कर रहे, ये जो चित्र खड़ा हुआ है वो वास्तव में उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य, ये आगे भी चलते रहना चाहिए। हम लोग किसी का भीख मांगने के लिए नहीं आए इधर, हम लोग यही उसको चेतावनी देने के लिए आए, सचेत करने के लिए आए। जो आज हमारा साथ हो रहा है, कल तुम्हारा साथ भी वही घटने वाला है। थोड़ा विवादित सुझाव है लेकिन दे देते हैं साहब। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का जो डेलीगेशन पूरी दुनिया में गया ना, उससे पहले कांग्रेस दफ्तर जाना चाहिए था। कांग्रेस को कन्विंस करने की ज्यादा जरूरत है दुनिया से, क्योंकि दुनिया कन्विंस्ड है कि हमने मारा है सिंदूर, भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है। शौर्य का सबूत दुनिया को तो अब नहीं चाहिए। जो प्रतिनिधिमंडल मतलब पूरी दुनिया में गया, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, निशिकांत दुबे, सारे बड़े बड़े नेता, ये सारे जो चेहरे, इन सबको ना पहले कांग्रेस दफ्तर क्या जाना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस को कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल लग रहा है। दुनिया से ज्यादा मुश्किल हो गया कांग्रेस को कन्विंस करना ऑपरेशन सिंदूर पर। मतलब क्या भारत के डेलीगेशन को पहले कांग्रेस को समझाना चाहिए था क्या कि ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर नहीं है साहब, भारत की सफलता है? क्या शशि थरूर, सलमान खुर्शीद को विदेश जाने से पहले राहुल गांधी जी को समझा देना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरेंडर की बात करके कांग्रेस कितना बड़ा ब्लंडर कर रही है, समझें। आज ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरे होने पर आज, टाइमिंग समझिएगा, टाइमिंग, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, आज उस वक्त कांग्रेस मोदी को ललकार रही थी, उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कांग्रेस की। टाइमिंग देखिए ना आप, मतलब टाइमिंग समझिए। आज का दिन कांग्रेस ने चुना, आज जब मोदी चिनाब ब्रिज से ऑपरेशन सिंदूर की वजह से 6 मई की रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात थी, ये कह रहे थे। कांग्रेस कह रही थी कि सिंदूर का सौदा हो गया। मोदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान 6 मई की रात को कभी भुला नहीं पाएगा। कांग्रेस कह रही थी भारत की तो दुनिया में बेइज्जती हो गई, दुनिया ऑपरेशन सिंदूर को सफल मान रही है। कांग्रेस कह रही है कि भारत की विदेश नीति विफल रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने सरेंडर कर दिया। यहां तक कि कांग्रेस ने यहां तक साफ कह दिया कि दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए गया डेलीगेशन मौज मस्ती के लिए गया। कांग्रेस के नेता भी थे उसमें। मैं कह रहा हूं ना, डेलीगेशन को पहले कांग्रेस ऑफिस या 10 जनपद जाना चाहिए, समझा देना चाहिए। कांग्रेस को कन्विंस करना ज्यादा मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस ने कहा कि साहब की ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश गया डेलीगेशन ना किसी राष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात कर पाया। अच्छा, तस्वीरें देखिए, वैसे ना किसी राष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात कर पाया, ये 2 तस्वीरें, ना ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने उनसे मुलाकात की।
क्या कहा एक बार सुनाते हैं आपको, सुनिए। वैसे दो तस्वीरें नजर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जब आप कांग्रेस को सुन पा रहे होंगे कि कहां हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी राष्ट्र अध्यक्ष किसी प्रभावशाली आदमी से मुलाकात नहीं की। ये दो तस्वीरें वैसे मैंने चला दी थी, सुनाइए क्या हुआ आज पीसी में। उन डेलीगेशंस की मुलाकात ना राष्ट्राध्यक्षों से करा पाया, ना प्रभावी ओपिनियन मेकर से करा पाया। वो लोग वहां पर गए, वहां पर वो हमारी ही एम्बेसी में भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं, वो अंडर सेक्रेटरीज से मिलके आए हैं, वो फॉर्मर मिनिस्टर्स से मिलके आए हैं, बड़े बड़े डिनर हुए, खूब पिक्चरें खींची गई, लेकिन हमें मिला क्या? और ये हमारी विदेश नीति की विफलता है कि आपने अपने सांसदों को भेजा और उनको आप एक राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिला पाए। तो आज सवाल यह है, आपने उनको कितने राष्ट्राध्यक्षों से मिलाया? हमें क्या ठोस हासिल हुआ? ये वो विदेश नीति वाले लोग हैं जो 26/11 के बाद MFN स्टेटस पाकिस्तान को देते रहे। तो कांग्रेस पार्टी की विदेश नीति विदेशी नीति है, मतलब कि विदेशियों में ही इनको भरोसा है। इसीलिए आज ये SMS सलमान, मनीष और शशि की बात को भी नहीं मानते। अब आज की एक और बड़ी खबर है साथ, कैसे मोदी को हिट करने की जल्दबाजी में कांग्रेस हिट विकेट हुई। मोदी को हिट करने के चक्कर में या मोदी को हिट करने की जल्दबाजी में कांग्रेस हिट विकेट हुई। कैसे मोदी को नीचा दिखाने की जल्दबाजी में कांग्रेस ब्लंडर पर ब्लंडर करती नजर आ रही है। इसको ऐसे समझिए, पिछले 2 दिनों से क्या चल रहा है। पिछले 2 दिनों से पूरी कांग्रेस, पूरी 3 दिन, बल्कि 2 से 3 दिन से पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि भारत को G7 समिट में नहीं बुलाया गया, ये भारत की विदेश नीति की बड़ी नाकामी है। ये जल्दबाजी की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताऊंगा आगे क्यों। आज तो साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाते हुए कहा गया कि जिस कनाडा में ओबामा ने मनमोहन सिंह की तारीफ की, उस कनाडा ने भारत को निमंत्रण तक नहीं दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश जी, उन्होंने जानते क्या कह दिया? उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कनाडा शिखर सम्मेलन में भारत को निमंत्रण ना मिलना एक बड़ी कूटनीतिक विफलता है। जल्दबाजी की ना। जयराम रमेश ने पोस्ट किया कि भारतीय प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित करने की परंपरा 2014 के बाद से जारी रही, लेकिन 6 साल में पहली बार उन्होंने तंज कसा, विश्व गुरु कनाडा शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे, ये एक बड़ी कूटनीतिक विफलता है। तंज कसे जा रहे थे, लेकिन साहब कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, थोड़ा रुक जाते। जल्दबाजी की क्या जरूरत? मोदी को नीचा दिखाने की यही जल्दबाजी कांग्रेस को कैसे भारी पड़ी, दिखाइए साहब। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट दिखाते हैं। फोन किया कनाडा के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि G7 के लिए आइए। देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री से फोन पर बात करके खुशी हुई, मतलब उन्होंने लिखा कि उनका फोन आया है कनाडा के प्रधानमंत्री का, मुझे इनवाइट किया है, मैंने उनको शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाँ वो जा रहे हैं। मोदी ने ये भी लिखा है कि उन्होंने मां कानी को चुनावों की जीत की बधाई दी और इसी महीने के अंत में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मतलब क्या निकाले इसका? दुर्घटना से देर भली। 3 दिन से जिस मुद्दे को कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था, कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के खिलाफ जो राजनीतिक गुब्बारा फुला रही थी, वो धमाके के साथ फट चुका है। इससे किरकिरी कांग्रेस की हुई है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर बताने के लिए कांग्रेस ने ऐसा वक्त चुना जब कल ही पाकिस्तान, ये बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी के बयान को कोट करते हुए कहा था कि खुद भारत ने जो है मान लिया है कि भारत ने सरेंडर कर दिया। और आज कांग्रेस कह रही है कि दुनिया भारत नहीं पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। राहुल के बयान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने कहा कि भारत में ही पूछा जा रहा है साहब कि पाकिस्तान ने भारत का कितना नुकसान कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो छुटपुट बता दिया था, छुटपुट। तो पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि भारत के नेता ही मान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए आज अगर कांग्रेस ये कह रही है कि आज भारत की दुनिया में बेइज्जती हो गई है, तो यकीन मानिए ये ना पाकिस्तान को नई हेडलाइन दे दी गई है। अच्छा, एक बड़ी खबर मुझे अब मिल रही है। ये बड़ी खबर है इंडी गठबंधन में दरार को लेकर। बड़ी खबर है जहां एनसीपी शरद पवार गुट ने कांग्रेस और दूसरे दलों पर मनमानी का आरोप लगा दिया है। यह सुप्रिया सुले का बहुत बड़ा बयान है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि हमारी मिन्नत के बाद भी कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए बैठक बुला ली। उन्होंने मांग की थी कि अभी सांसदों का डेलीगेशन देश की बात करने के लिए विदेश में है और 3-4 दिन में लौटने वाला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह सही समय नहीं है,
संसद सत्र का, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। एक बार सुनाइए क्या कुछ कहा, अगर बयान है सुनाइए। सुप्रिया सुले को सुनिए। मैं प्रदेश में थी जब ये खत आया। मैं बड़ी विनम्रता से कांग्रेस को मैं विनती कर रही थी कि हम अभी डेलीगेशन ऑल पार्टी चल रहा है, हम 2-3 दिन में वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम लोग मिल के मांग करेंगे। एक तरफ हम ऑपरेशन सिंदूर में ऑल पार्टी डेलीगेशन में दुनिया में 7 ग्रुप्स घूम रहे हैं और एक तरफ हम ये सेशन मांगेंगे, तो मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो मैंने कांग्रेस से विनती भी की थी कि आप 2-4 दिन रुकिए सिर्फ, मैं 2-3 दिन में ही वापस आ रही हूँ। सारे 7 डेलीगेशन वापस आने दीजिए, उसके बाद हम मांगेंगे सब साथ मिलके। लेकिन उसके पहले ये मीटिंग हो गई, इसलिए हमने साइन नहीं किया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बकरीद पर दिल्ली सरकार की नई एडवाइजरी आ गई है। विशेष एडवाइजरी है बकरीद पर। कल बकरीद है, उससे पहले दिल्ली सरकार की नई एडवाइजरी है और सीएम योगी की भी वार्निंग आ गई है। गाय और ऊंट की कुर्बानी की तो इजाजत नहीं है, गाय, नीलगाय, ऊंट की कुर्बानी की इजाजत नहीं है। ये दिल्ली की नई एडवाइजरी है। पहले से जो निर्धारित स्थान है उन्हीं जगहों पर जो है कुर्बानी दी जाएगी। निर्धारित स्लॉटर हाउस में कुर्बानी की इजाजत है। तय जगहों के अलावा कुर्बानी गैर कानूनी मानी जाएगी। पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही गर्भवती जानवरों की कुर्बानी पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली में अलग से एडवाइजरी, तय जगहों के अलावा कुर्बानी गैर कानूनी मानी जाएगी। बात अब इसकी। हर एक त्योहार पे ये बचाओ वो बचाओ क्यों आना चाहिए? त्योहार अब मनाते हो, मनाइए। सरकार का काम ये भी है कि जो 4 पाक आतंकवादी आए वो कहाँ गए ये भी ढूंढना है, त्योहारों में घुसना नहीं। उन्होंने अपना सरनेम अभी ठाकरे बदल देना चाहिए और आदित्य खान, आदित्य शेख ऐसा कुछ रखेंगे ना तो उनसे मुंह से बातें फिर और अच्छी लगी। बाला साहब का पोता इस तरीके की अगर बातें कर रहा होगा ना तो ठाकरे सरनेम लगाने के लिए वो लायक नहीं है। वो बोलते थे ना एक ज़माने में, ना खाता ना वही, ये कहेंगे वही सही। तो खाना भी वर्चुअल खाने की तैयारी कर लो। वाकई हिंदुस्तान में भाईचारा चाहते हैं तो पहला एक फतवा ये होना चाहिए कि जो भी मुस्लिम धर्म में रहकर गौ की हत्या करेगा, इस्लाम उसे मुस्लिम नहीं मानेगा। कोई भी कुर्बानी केवल स्लॉटर हाउस में होगी या फिर जो पहले से निर्धारित स्थान है वहाँ पर होगी। सार्वजनिक स्थानों पर या जो निर्धारित स्थान नहीं है या स्लॉटर हाउस नहीं है वहाँ पर कुर्बानी को भी अपराध माना जाएगा। देखिए, अल्लाह ने तो एक चींटी को भी मारने के लिए मना किया है। हम कैसे इतने मासूम बकरों को और जानवरों को मार सकते हैं? या आप आटे का बकरा बना ले, काट दी, क्या है ये? सिर्फ इन्हें जरूरत, इनका सारा काम यही है कि मुसलमानों की दिल आज़ारी करो। कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। ये कुर्बानी सिर्फ बंद और तयशुदा जगहों पर ही की जाए। खुली सड़कों, गलियों या बाजारों में कुर्बानी से परहेज करें। कुर्बानी करना जरूरी है, ये फर्ज है। कुछ लोग को ये पसंद नहीं है। यहाँ पर भी नफरत फैलाने की बात, क्यों नफरत फैलाना चाहते हो आप देश के? सब मिलजुल के रहो। बकरीद पर इको फ्रेंडली ईद मनाने की बात कर रहे हैं, उन्हें हकीकत कुछ भी नहीं मालूम। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। देखिए, कल भारत समेत पूरी दुनिया में बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन आज भारत में बहस इस बात को लेकर छिड़ी है कि क्या बकरीद भी इको फ्रेंडली या ग्रीन बकरीद, कुछ लोग लिख रहे हैं वर्चुअल तरीके से बकरीद क्या बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। बकरीद का त्योहार है साहब कल, मतलब जिस तरह अन्य धर्मों में प्रदूषण को रोकने के लिए त्योहारों को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने के लिए तर्क दिए जाते हैं, क्या वही तर्क बकरीद पर भी लागू होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि बकरीद के मौके पर भारत के कई संगठन, नेता, धर्मगुरुओं ने, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग कर डाली है। मुस्लिमों से अपील की जा रही है साहब कि बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी देने की बजाय वर्चुअल तरीके से या फिर ग्रीन बकरीद या फिर इको फ्रेंडली तरीके से बकरीद मनाई जाए। इससे बताया जा रहा है साहब कि पर्यावरण भी सुरक्षित होगा,
करोड़ों जानवरों का खून भी नहीं बहेगा और त्योहार का त्योहार बन जाएगा। बल्कि वीएचपी तो यह कह रहा है साहब कि बकरीद में कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या गलत है। जब दुनिया भर में त्योहारों पर तौर तरीके बदल रहे हैं, त्योहारों पर पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है, तो बकरीद पर भी पर्यावरण हित की बात क्यों नहीं की जा सकती? इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक संगठन ने मिट्टी के बकरे बनवाए। खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह मुस्लिम संगठनों की तरफ से भी मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक संगठन ने मिट्टी के बकरे बनवाए जिनकी कीमत बताए गए 1000 रुपए के आसपास रखी गई। संस्कृति बचाओ मंच नाम के इस संगठन का दावा है कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाने के लिए मिट्टी और घास के बकरे बनवाए गए हैं जिनकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। तो मुस्लिम भाई हैं जो ग्रीन बकरीद या इको फ्रेंडली बकरीद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कई मुस्लिम धर्मगुरु इस विचार के पूर्णतः खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। उनका कहना है साहब कि इको फ्रेंडली या ग्रीन बकरीद वाला ज्ञान तुरंत बंद हो जाना चाहिए। त्योहार है, हर तरीके से बने साहब, क्योंकि बकरीद पर कुर्बानी बेहद जरूरी है, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह पर विश्वास समर्पण का प्रतीक है। इसलिए कई मुस्लिम धर्मगुरु इको फ्रेंडली बकरीद के विचार को ही धार्मिक आजादी के खिलाफ मानते हैं। अब उनका कहना है साहब कि ऐसा विचार मुसलमानों के धर्म में दखल देने की कोशिश है। इसलिए पहले आपको बताते हैं कि इको फ्रेंडली बकरीद या ग्रीन बकरी ईद या कुछ लोग तो वर्चुअल बकरीद, मतलब आप वर्चुअली एक जगह अगर कुर्बानी हो रही है तो 100, 50, 200, 1000, 1500 लोग वर्चुअली जुड़ जाएं और कुर्बानी हो जाए तो वर्चुअल बकरीद कुछ लोग बनाए। इस तरह की मांग कई मुस्लिम संगठन जो है क्यों भड़के हुए हैं, क्या क्या मांग हो रही है। सबसे मतलब इको फ्रेंडली बकरीद जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया मध्य प्रदेश वाला, इसमें क्या होगा कि मिट्टी, घास या अन्य चीजों के बने जानवरों की सांकेतिक कुर्बानी, या ऑप्शन दिया जा रहा है कि जानवरों की तस्वीर वाले केक को काटकर बकरीद मनाना। जो लोग जीव हत्या के विरोधी हैं वो इको फ्रेंडली बकरीद बनाने का समर्थन करते हैं। अच्छा, कुछ मुस्लिम युवा ग्रीन बकरीद भी मनाते हैं, ग्रीन बकरी ईद। बकरीद पर जानवरों को काटने के बजाय पेड़ लगाते हैं, जरूरतमंदों को पैसा या भोजन का दान करते हैं। एक अलग तरह की बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर। इस तरह बकरीद का त्योहार मनाया जाता है, ग्रीन बकरीद। अच्छा, एक और तरीका चल रहा है साहब, ये अभी पता लगा, वर्चुअल बकरीद। मतलब मोबाइल ऐप या कंप्यूटर से बकरा बुक किया जाता है, एक जगह कुर्बानी होती है कहीं, वर्चुअली आप जुड़ते हैं, बल्कि एक नहीं काफी परिवार, बहुत सारे परिवार एक साथ जुड़े, एक बकरे की कुर्बानी हो, सारे एक साथ वर्चुअली जूम कॉल या किसी तरह से जुड़ जाएं, एक कुर्बानी हो और जो है सब उसके साथ जुड़ जाएं। तो इसमें मतलब इसके पीछे तर्क है कि बिना शारीरिक संपर्क के कम समय में कुर्बानी पूरी हो जाती है। ये वर्चुअल वाला आइडिया चल रहा है। देखिए, भारत में इको फ्रेंडली ढंग से बकरीद मनाने के विचार पर छिड़ी महाभारत सिर्फ सामाजिक और धार्मिक नहीं है, इसको समझिएगा, राजनीतिक भी है। महाराष्ट्र में तो बवाल छिड़ा हुआ है साहब। महाराष्ट्र में महाभारत नितेश राणे के बयान के बाद छिड़ी हुई है। नितेश राणे ने कहा था कि भारत में अगर होली, दीपावली, गणेश चतुर्थी इको फ्रेंडली है ना, गणपति जब विसर्जन होता है तो इको फ्रेंडली गणपति या ये ग्रीन तरीके से मनाने की बात की जा रही है ना, या की जा सकती है, तो यहां क्यों नहीं हो सकती? इसमें बुराई क्या है? मतलब विचार सामने रखने में क्या प्रॉब्लम है? धर्म में दखल अंदाजी थोड़ी ना होती है ये। मतलब बकरीद इको फ्रेंडली क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कई मुस्लिम भाई इसको स्वागत करते हैं। इसी के बाद यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक विवाद तो छिड़ गया साहब। विपक्षी पार्टियों को कहने का मौका मिल गया कि बीजेपी सरकारों में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जब ऐसे इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की बात की जाती है तब कोई नहीं कहता कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जब से नो टू क्रैकर्स या से नो टू वाटर आता है ना, होली पर पानी बचाने, तब कोई नहीं कहता हिंदुओं को टारगेट। लेकिन इसमें कहा जा रहा है। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे की भी एंट्री हो गई। उन्होंने कहा कि त्योहारों में दखल देना सरकारों का काम नहीं है। नितेश राणे ने जानते क्या जवाब दिया कि आदित्य ठाकरे को अपना नाम बदलकर आदित्य खान या आदित्य शेख रख लेना चाहिए। त्योहार पे ये बचा वो बचा क्यों आना चाहिए? त्योहार अब मनाते हो, मनाइए। लेकिन ये जो कहने वाले, अभी मैं तो भी एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, लेकिन हर बार कोई पानी बचाओ, कोई रंग बचाओ, फिर ये बचाओ, सांस तो लेने दीजिए यार। और ये कोई सरकारों का काम नहीं होता। सरकारों का काम यही है कि मेरे किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो फिर उनको पहले आप जाके सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे घर में पानी गया है ये सारी बारिशों में, तो आप जांच कीजिए कि पानी कैसे गया अंदर। सरकार का काम ये भी है कि जो 4 पाक आतंकवादी आए वो कहाँ गए ये भी ढूंढना है। अपना सरनेम अभी ठाकरे बदल देना चाहिए
और आदित्य खान, आदित्य शेख ऐसा कुछ रखेंगे ना तो उनसे मुंह से बातें फिर और अच्छी लगी। तो अभी बाला साहब का पोता इस तरीके की अगर बातें कर रहा होगा ना तो ठाकरे सरनेम लगाने के लिए वो लायक नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह साहब कि सिर्फ सामाजिक संगठन, हिंदुत्ववादी संगठन और बीजेपी के नेता इको फ्रेंडली बकरीद की मांग नहीं कर रहे हैं। ये एक सामाजिक बहस का बहुत बड़ा इशू है, विचार जिस पर किया जाना चाहिए। इस मांग के साथ नए विचारों वाले कई मुसलमान भी हैं जो बकरीद के मौके पर कुर्बानी को जीव हत्या मानते हैं, त्योहारों पर जानवरों का खून बहाने के खिलाफ हैं। इस नए विचारों वाले मुसलमान भाइयों का मानना है कि बदलते वक्त के साथ, मतलब अगर पुरानी मान्यताओं के पालन के नए तरीके अपनाए जाएं तो उससे त्योहार भी मनाया जा सकेगा, पर्यावरण और जानवरों की कुर्बानी भी नहीं होगी। ऐसा लोग हिंदू धर्म की परंपराओं का भी कई उदाहरण देते, जैसे हिंदू धर्म में भी प्राचीन काल में बलि की परंपरा थी, हालांकि कुछ जगह अभी भी होती है, लेकिन कई जगह बदलते वक्त के साथ ज्यादातर जगहों पर, हर जगह नहीं मैं बोल रहा हूं, ज्यादातर जगहों पर अब इसकी जगह प्रतीकात्मक बलि दी जाती है, जिसमें असली जानवरों की बलि के बजाय कुछ वस्तुओं या प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। तो बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए कुछ मंदिरों में फलों और नारियल को सिंदूर लगाकर तो कुछ जगहों पर फूलों की प्रतीकात्मक बलि दी जाती है। तो यही बकरीद पर भी इसी तरह की प्रतीकात्मक बलि का विचार, धर्म में दखलंदाजी कैसे हो जाता है जब जानवरों की जान इससे बचती है? इको फ्रेंडली बकरीद मनाने में क्या प्रॉब्लम है? यह सवाल बीजेपी भी पूछ रही है। बीजेपी से जुड़े लोग पूछ रहे हैं साहब कि जब, अच्छा ये सुनिएगा, मोरक्को जैसा मुस्लिम देश जहां 99% मुस्लिम आबादी है, वो कुर्बानी पर बैन लगा सकता है, तो भारत में इस पर बात भी नहीं हो सकती। भारत में मतलब बैन छोड़ दीजिए, इको फ्रेंडली, वर्चुअल बकरीद, ग्रीन बकरीद का विचार तो रखा जा सकता है, ये धर्म में दखलंदाजी कैसे? ये सवाल दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता शबीना खान का भी है। अच्छा, उनका ना एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि बकरीद पर बकरे नहीं, केक काटकर बकरीद बनाएं। अब ये मुस्लिम हैं, उन्होंने कहा कि बकरीद पर जानवरों को काटने के बजाय घास, आटे या मिट्टी के जानवरों की सांकेतिक कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने वाले सियासी दल उन्हें भड़काने में जुटे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं, बड़े नेता जितेंद्र आव्हाड, मुसलमानों से इको फ्रेंडली बकरीद की अपील को माहौल खराब करने वाला बता रहे हैं। कह रहे माहौल खराब करने वाली अपील है ये। उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद ये लोग कहेंगे कि खाना भी वर्चुअली खाओ। सुनिए। सभी अपने मुसलमान भाइयों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ बकरा ईद मनाएं, बहुत खुशी से मनाएं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि किसी जीव की हत्या ना करें, किसी बकरे की कुर्बानी ना करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप केक काट के बकरा ईद मनाएं। देखिए, अल्लाह ने तो एक चींटी को भी मारने के लिए मना किया है, हम कैसे इतने मासूम बकरों को और जानवरों को मार सकते हैं? हम अच्छी बात है, टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं, अच्छी सोच है। कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ, ज़माना आ गया है उनको जो कहेंगे, वो बोलते थे ना एक ज़माने में, ना खाता ना वही, ये कहेंगे वही सही। तो खाना भी वर्चुअल खाने की तैयारी कर लो। देखिए, दरअसल इको फ्रेंडली बकरीद की अपील पर्यावरण को बचाने के नाम पर हो रही है, क्योंकि बकरीद के मौके पर, अब आपकी जानकारी के लिए कुछ ग्राफिक्स को पढ़िएगा, पूरी दुनिया में बकरीद के मौके पर आप हैरान हो जाएंगे जो आंकड़ा बताऊंगा, 38 करोड़ जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। 38 करोड़ पूरी दुनिया। क्योंकि ये आंकड़ा कहां से आया है? 2024 में बकरीद पर कुर्बान किए गए जानवरों की अनुमानित संख्या इतनी थी। दुनिया में करीब 190 करोड़ मुस्लिम आबादी है। 190 करोड़। माना जाए कि साहब एक मुस्लिम परिवार में 4 या 5 लोग होते हैं, 5, तो इस आधार पर 38 करोड़ जानवरों की कुर्बानी का अनुमान है। सिर्फ बांग्लादेश में 1 करोड़ 5 लाख जानवरों की कुर्बानी हुई थी। पाकिस्तान में 68 लाख जानवरों की बकरीद पर कुर्बानी हुई थी। 68 लाख, जिसमें 33 लाख बकरों के अलावा गाय, भैंस, ऊंट जानवर भी शामिल थे। 2016 में याद है ना वो तस्वीर, बकरीद के मौके पर बांग्लादेश की राजधानी की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बकरीद के दिन ढाका में इतने जानवरों की कुर्बानी दी गई कि वहां बारिश का पानी सड़कों पर आया तो सड़कें लाल नजर आई।